So, hello everyone, welcome back to our channel. So, this is the part 2 of the Indian economy on the eve of independence, chapter 1 of your Indian economy. अभी तक हम लोगों ने देखा था कि किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को ग्रो ना करने में, मतलब किस तरीके से एग्रीकल्चर सेक्टर ग्रो नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ द ब्रिटिशर्स, और ओरिजिन ऑफ द ब्रिटिश रूल कब हुआ था, राइट। हमने ये सब चीज़ें देखी. अब हम देखेंगे आगे का पार्ट विच इज़ इंडस्ट्रियल सेक्टर. अब हम देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर. इंडस्ट्रियल सेक्टर की अगर मैं बात करूँ तो आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ किस लिए हमारी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट बन जाती है. पहले हमारे पास इतनी इंडस्ट्रीज़ भी नहीं थी, बट हमें इंडस्ट्रियल सेक्टर इंपॉर्टेंट था. तो पहले ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमारा ऐसा था, प्री ब्रिटिश पीरियड की अगर मैं बात करूँ या ब्रिटिशर्स के टाइम पे भी बात करूँ, तो इंडियन इकोनॉमी जो थी ज़्यादातर एग्रीकल्चर ने डोमिनेट कर रखा था. पहले इंडिया में इतनी इंडस्ट्रीज़ नहीं थी, अगर थी भी तो कुछ ही सर्टेन प्रोडक्ट्स बनाती थी, और मेनली हम जाने जाते थे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए. ठीक है, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ के लिए हम ज़्यादातर जाने जाते थे पहले. तो एग्रीकल्चर की ही तरह इंडिया भी इंडस्ट्रियल सेटअप के लिए इतना ज़्यादा डेवलप नहीं था, इतना ज़्यादा डेवलप हो नहीं पाया ब्रिटिशर्स के टाइम पे. अब वो क्यों नहीं हो पाया, उसके रीजंस मैं आपको बताऊंगी. पहला रीज़न हमारा बन जाता है डी इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री. देखो, ब्रिटिशर्स ने डी इंडस्ट्रियलाइजेशन करने की कोशिश की, यानी कि हमारे जो इंडियन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज़ थी उन सबको डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, और कोई भी नई तरीके की इंडस्ट्रीज़ हमारे यहाँ पे सेटअप करने की कोशिश ही नहीं की. ठीक है, क्योंकि ब्रिटिशर्स का सिर्फ मेन मोटिव ये था डी इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कि इंडिया से हम लोग क्या करें. हम मतलब वो चाहते थे कि इंडिया वाले ना वो बनाए ना, कोई भी इंडस्ट्रीज अपने यहाँ सेटअप ना करें, क्योंकि अगर वो इंडस्ट्री सेटअप करेंगे तो उनको भी रिसोर्सेज चाहिए होंगे, तो फिर हमारी हेल्प नहीं हो पाएगी. तो व्हाट दे वांट इज कि इंडिया की जो भी इंडस्ट्रीज है उनको डी इंडस्ट्रियलाइज कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, सो दैट उनके जो इंडिया से जो रिसोर्सेज हैं हम चीप में खरीद सके और उनको बाद में फाइनल गुड्स दे सके एक हायर प्राइसेस पे, राइट. टू गेट रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया एट चीप रेट्स used by the upcoming modern industries in Britain, or to sell the finished products of British industries in the Indian market at higher prices, right. तो ये जो दो पॉलिसीज थी ब्रिटिशर्स की, इससे काफ़ी ज़्यादा इनको एडवांटेज हुआ, उन्होंने अपनी कंट्रीज के लिए काफ़ी ज़्यादा इनको फ़ायदा हुआ. साथ में ही हमारी जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी उसके रीज़न क्या थे कि भाई वो गिरी क्यों, मतलब क्यों हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री डिस्ट्रॉय हुई, उसके डिक्लाइन होने के क्या रीज़न थे. सबसे बड़ा रीज़न ये दे रखा है क्योंकि डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी. इन लोगों ने एक टेरिफ पॉलिसी लगा दी गई थी, डिस्क्रिमिनेटरी टेरिफ पॉलिसी. इसका क्या मतलब होता है? सिर्फ डिस्क्रिमिनेटरी मतलब डिस्क्रिमिनेशन की अलग अलग रेट्स पे दो कंट्रीज़ के लिए, या अलग अलग जितनी भी कंट्रीज़ की यहाँ बात हो, दो कंट्रीज़ की बात होगी, इंडिया और ब्रिटेन, दोनों ने अलग तरीके की पॉलिसीज़ लगा दी. टैरिफ पॉलिसी, टैरिफ मतलब टैक्स होता है एक तरीके से जो इम्पोर्ट एक्सपोर्ट पे लगता है. ठीक है, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया था कि उन लोगों ने इस तरीके की पॉलिसी लगा दी कि अगर हमको कुछ रॉ मटेरियल्स, यानी कि ब्रिटिशर्स को अगर इंडिया से कोई भी रॉ मटेरियल्स लेने होंगे तो वो फ्री में लेंगे. देयर वाज ड्यूटी फ्री एक्सपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल्स फ्रॉम इंडिया. ठीक है, वो लोग तो हमारे रिसोर्सेज फ्री में लेंगे. ठीक है, एंड देयर वाज ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट ऑफ फाइनल गुड्स ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्री टू इंडिया. ठीक है, इंडिया में अगर वो लोग कुछ फाइनल गुड्स बेचना चाहेंगे, राइट, इम्पोर्ट करना चाहेंगे, तो वो भी वो फ्री में करेंगे. बट heavy duty was imposed on the export of Indian handicraft. पर इंडियन हैंडीक्राफ्ट पे इन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट का वो लगा दिया था, इम्पोज. देखिए, अगर मैं आपको शॉर्ट में समझाऊं तो इसका क्या मतलब है कि ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि अगर उनको कोई भी रिसोर्सेज इंडिया से चाहिए थे तो वो लोग क्या करते थे, बहुत ही ड्यूटी फ्री चार्ज, यानी कि कोई भी तरीके का टैक्स उस पर नहीं लेते थे, देना नहीं देते थे. और अगर इंडियंस को अपने हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स बाहर बेचने हैं तो उस पर उनको एक्सपोर्ट टैक्स पे करना पड़ेगा. तो ये लोग इस तरीके की पॉलिसी लगाते थे कि खुद लेना हो तो फ्री में, इंडिया वालों को अगर बेचना हो तो उस पर टैक्स लगाना. तो ये तरीके की इनकी टैरिफ पॉलिसी थी. इस वजह से हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज इतनी चल नहीं पाई, क्योंकि ब्रिटेन के गुड्स जो होते थे, ब्रिटेन के जो गुड्स होते थे वो लो प्राइस पे होते थे, और इंडियन इंडस्ट्रीज उस हिसाब से फिर चल नहीं पाती थी, डोमेस्टिक मार्केट में भी और एक्सपोर्ट मार्केट में भी. अब अगर हम सेकेंड पॉइंट की बात करें तो क्या दूसरा रीज़न था कि हमारी इंडस्ट्रियल सेक्टर इतना ग्रो नहीं कर पाया, तो उसका ये था ब्रिटिशर्स ने, मतलब देखो, जब हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज डिक्लाइन हुई, उसका इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे पड़ा. किस तरीके से पड़ा? देखो, लोग काम करते थे हैंडीक्राफ्ट में, आपको पता है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज में हाथ का काम ज़्यादा है. हाथ का काम यानी कि लोग चाहिए. अब क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री ही नहीं बची, उस वजह से अनएम्प्लॉयमेंट रेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था. अनएम्प्लॉयमेंट मतलब होता है बेरोजगार होना, यानी कि काम ना होना. जिसके पास भी काम नहीं होता, जो काम ढूंढ रहा है और काम है नहीं, वो कैटेगरी में आता है अनएम्प्लॉयमेंट की. ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा उस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ गया था इकोनॉमी में, क्योंकि हमारी हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो एक मेन सोर्स ऑफ
एम्प्लॉयमेंट था वही डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, राइट। और फिर जितने भी डिस्प्लेस आर्टिसंस थे, जो भी बचे हुए लोग थे, जो लोग बेचारे हैंडीक्राफ्ट से मतलब बेरोजगार हुए, अनएम्प्लॉयड लोग थे, वो लोग को एग्रीकल्चर लेना पड़ा। इस वजह से क्या हो गया था कि एग्रीकल्चर पे भी इम्पैक्ट पड़ रहा था। एग्रीकल्चर पे कैसे इम्पैक्ट पड़ रहा था? ओवर क्राउडिंग हो रही थी। अगर आप लोगों ने सुना होगा डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है? हिडन अनएम्प्लॉयमेंट। इसका मतलब कि अगर एक पर्टिकुलर एरिया, जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ लैंड है कि मेरा एग्रीकल्चर 1 एकड़ मेरा लैंड है, इस पे 2 लोग काम करते हैं और वो सफिशिएंट है मेरे क्रॉप्स के लिए, बट क्योंकि मेरे यहाँ पे अब लोग बेरोजगार है तो कुछ ना कुछ तो काम करना ही है। मान लो उस 2 एरिया ऑफ लैंड में 2 लोगों की जगह 5 लोग काम कर रहे हैं, तो वो जो 3 लोग का काम है ना, वो इतना ज़्यादा रेलिवेंट नहीं है। मतलब वो कुछ एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऐड नहीं कर रहे हैं, तो वो एक्स्ट्रा है, उसमें कोई प्रोडक्टिविटी ऐड नहीं हो रही है हमारी उस पर्टिकुलर लैंड में, तो इसको बोल देते हैं डिस्गाइज अनएम्प्लॉयमेंट, राइट। तो इसका इम्पैक्ट पड़ने लगा अनएम्प्लॉयमेंट सेक्टर्स में, राइट। दूसरा था इम्पोर्ट ऑफ फिनिश गुड्स, क्योंकि अब इंडियन मार्केट्स ऑब्वियसली फॉरेन कॉम्पिटिशन मार्केट्स के साथ कम्पीट ही नहीं कर पा रही थी, जस्ट बिकॉज क्योंकि फॉरेनर्स चीप गुड्स बना रहे थे, उनके पास मशीन्स होती थी। क्योंकि हमारे यहाँ हाथ से गुड्स बनते थे तो वो एक्सपेंसिव होते थे, बट अब क्योंकि हमारी वो मशीन भी चली गई, तो अब लोगों की नई डिमांड आने लगी, राइट। कि लोकल जो गुड्स बनते थे पहले, वो इतनी ज़्यादा डिमांड फुलफिल नहीं कर रहे थे, बट अब लोगों को था कि जो फॉरेनर्स गुड्स भेज रहे हैं, बाहर से जो गुड्स आते हैं वो सस्ते आ रहे हैं और अलग अलग वैरायटी के गुड्स आ रहे हैं, तो लोगों की डिमांड आने लगी, तो हम लोग को इम्पोर्ट करना पड़ रहा था फाइनली, राइट, फिनिश गुड्स। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है कि इंडियन फॉरेन से कम्पीट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वो चीप गुड्स बनाते थे। इस वजह से इंडिया के अंदर नई डिमांड आने लगी फॉर इन द इंडियन कंज्यूमर मार्केट, जो कि लोकली मेड गुड्स से फुलफिल नहीं हो पा रही थी। रादर दिस डिमांड वाज प्रॉफिटेबली मेट बाय इंक्रीजिंग द इंपोर्ट्स ऑफ मैन्युफैक्चर गुड्स फ्रॉम द ब्रिटेन, और ब्रिटेन से हम ज़्यादा गुड्स इंपोर्ट करने लग गए थे। तीसरा रीज़न हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर ग्रो ना होने का ये था, लैक ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज। हमारे यहाँ पे ना कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं। कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज वो इंडस्ट्रीज होती है जो हमें मशीन्स, टूल्स वगैरह प्रोवाइड करती है, ठीक है। मतलब कोई भी गुड्स को बनाने के लिए हमें मशीन्स वगैरह चाहिए, तो वो उन गुड्स को हम कैपिटल गुड्स कहते हैं। ऑफ कोर्स आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ी होगी तो आपको इसका मीनिंग ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो वही था कि इंडिया में कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज इतनी थी नहीं, इस वजह से भी हमको इंडस्ट्रियल हमारा इतना ग्रो नहीं कर पाया, ठीक है। टू प्रमोट फर्दर इंडस्ट्रियलाइजेशन इन इंडिया देयर वॉज हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज, राइट। और ब्रिटिशर्स ने कभी भी इंडिया पे ये ध्यान नहीं दिया कि इंडिया को कैपिटल गुड्स की ज़रूरत हो सकती है। उनका मेन फोकस था कि अपनी प्रमोशन कैसे करनी है, राइट, और इंडिया हम पे किस तरीके से डिपेंड रहे। उनका मेन मोटिव ही यही रहा था हमेशा, फॉर द सप्लाई ऑफ द कैपिटल गुड्स एंड हैवी इक्विपमेंट्स, राइट। लो कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी, क्योंकि अब देश इतना डेवलप ही नहीं था, कुछ प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रहे हम अच्छे से, कोई इंडस्ट्रियल सेक्टर हमारा इतना अच्छा ग्रो नहीं कर रहा था, तो उस वजह से हमारे जो जीडीपी में था ना, जीडीपी यानी कि नेशनल इनकम, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूट ही नहीं कर पा रहा था इंडस्ट्रियल सेक्टर, ठीक है। बहुत ही माइनर सा कुछ प्रोपोर्शन अगर आ रहा था तो आ रहा था, वरना वो भी नहीं आ रहा था। लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर का इतना ज़्यादा रोल ही नहीं था। सबसे बड़ा रीज़न यही माना जाता है इंडस्ट्रियल सेक्टर की ग्रोथ ना होने का, कि बहुत ही कम जगह था जब पब्लिक सेक्टर अपना कंट्रोल दिखाता था। पब्लिक सेक्टर्स कुछ ही चीज़ें संभालता था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, कम्युनिकेशन, पोर्ट्स या कुछ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो ये कुछ थोड़ी ही चीज़ें थी जो पब्लिक सेक्टर के अंडर थी, अदरवाइज बाकी चीज़ें नहीं संभालता था, ब्रिटिशर्स के हाथ में था। तो इस वजह से हमारा इंडस्ट्रियल इतना ग्रो नहीं कर पाया, राइट। तो ऐसा बोला जाता है कि इंडियन रिमेन बैकवर्ड इन द इंडस्ट्रियल सेक्टर ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिशर्स के टाइम पे इंडिया बैकवर्ड रही इंडस्ट्रियल सेक्टर में, ठीक है। तो हमने ये 5 रीजन देखे: डी इंडस्ट्रियलाइजेशन, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, एडवर्स इफेक्ट ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, लैक ऑफ कैपिटल गुड इंडस्ट्रीज एंड लो जीडीपी एंड लिमिटेड रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर्स, ठीक है। अब अगर हम बात करें नेक्स्ट टॉपिक, दिस इज फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड की अगर मैं बात करूँ तो देखो, फॉरेन ट्रेड आपको पता होगा ट्रेड का मतलब क्या होता है। ट्रेड का मतलब होता है कि हम किसी कंट्री कुछ भी ट्रेड करना, लेन देन जिसे कहते हैं लेमन भाषा में। तो फॉरेन ट्रेड की यहाँ पे बात हो रही है, इसका मतलब कि हम फॉरेन के साथ कुछ ट्रेड कर रहे हैं, फॉरेन के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात। इंडिया एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन था एंशिएंट टाइम से। आपको पढ़ा होगा अपने एंशिएंट हिस्ट्री में कि किस तरीके से हम पहले शुरू से ही काफ़ी चीज़ें इंपोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है। जैसे सिल्क रूट हुआ करता था, और भी बहुत चीज़ें हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे, प्रीशियस स्टोन्स, मेटल्स, तो काफ़ी ज़्यादा हम लोग ट्रेड करते थे, ठीक है। और उसके लिए हमारे कुछ फेमस पोर्ट वगैरह थे जो कि सूरत में है, ये उड़ीसा में है। तो इंडिया इज़ ऑलवेज एन इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग नेशन सिंस एंशिएंट टाइम। बट ये जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, इन्होंने जिस तरीके की पॉलिसी लगाई, उससे हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट होने लगा,
काफ़ी ज़्यादा फॉरेन ट्रेड हमारा कम होने लगा, उसमें स्ट्रक्चर बदल गया। स्ट्रक्चर मतलब कि पहले हम हो सकता है किसी और चीज़ में ज़्यादा इंपोर्ट करते थे या एक्सपोर्ट करते थे, वो पलट गया, अलग हो गया। ब्रिटिशर्स ने क्योंकि अपने फ़ायदे के हिसाब से चीज़ें इंपोर्ट एक्सपोर्ट कराने लगी, ठीक है। तो इंडिया का फॉरेन ट्रेड ब्रिटिशर्स के टाइम पे कैसा था, क्या स्टेट ऑफ इंडियाज फॉरेन ट्रेड था ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, कि 3 चीज़ें हैं कि एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी गुड्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड्स। अगेन मैं आपको ये पॉइंट बता चुकी हूँ कि इंडिया उस टाइम पे प्राइमरी प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करता था, ठीक है, जैसे रॉ सिल्क, कॉटन, वुल, शुगर, इंडिको, और बदले में फिनिश गुड्स इंपोर्ट करते थे हम। बदले में फिनिश गुड्स जैसे कि हम बदले में उनसे कॉटन लेते हैं, सिल्क लेते हैं, मतलब दे रहे हैं रॉ सिल्क कॉटन, बदले में कॉटन सिल्क के क्लोथ्स ले रहे हैं, वुलन क्लोथ्स ले रहे हैं। कैपिटल गुड्स जैसे लाइट मशीनरी, जो भी ब्रिटिशर्स बना रहे हैं, जो भी ब्रिटेन में बन रहा है, वो सारे गुड्स हम लेते थे, ठीक है। तो ये तरीके का फॉरेन ट्रेड अब होने लगा था ब्रिटिशर्स की वजह से। पहले हो सकता था हम कुछ और कर रहे हैं, बट ब्रिटिशर्स के आने की वजह से हमारा ट्रेड का कॉम्पोजिशन ही बदल गया, ठीक है। उनको हम अपना मटेरियल सस्ते में दे रहे हैं, वो हमको महंगे में दे रहे हैं, ऐसा हो रहा था। सेकेंड रीजन है मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, कि ब्रिटिशर्स ने मोनोपोली का मतलब होता है सिंगल सेलर, ठीक है, अगर वैसे बात करें बिल्कुल प्रिसाइज मीनिंग। तो ब्रिटिशर्स का एक इकलौता रूल चल रहा था इंडिया में, इस वजह से भी हम लोग इतना ज़्यादा हर तरह से ग्रो नहीं कर पा रहे थे। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट एक मोनोपोली कंट्रोल करता था इंडिया के इंपोर्ट एक्सपोर्ट में, वही गाइडेंस, वही बताता था कि क्या इंपोर्ट करना है, क्या एक्सपोर्ट करना है, राइट। अब आधे से ज़्यादा का जो इंडियन फॉरेन ट्रेड था वो ब्रिटेन से रिस्ट्रिक्टेड था, ठीक है, कि मतलब आधे से ज़्यादा ट्रेड ब्रिटेन कंट्रीज़ के साथ करा जाएगा, बाकी किसी के साथ नहीं करा जाएगा, मतलब बाकियों के साथ किया जाएगा बट बहुत कम, जैसे कि चाइना, श्रीलंका, ईरान, इन सब से बहुत थोड़ा थोड़ा हम करते थे। और इसी तरह एक स्यूज कैनाल ओपन हुआ था 1869 में, जिससे कि अब इंडिया और ब्रिटेन के बीच में डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हो। डायरेक्टली हम कुछ एक रूट बना कि शिप्स डायरेक्टली यहाँ से जाए और इंडिया से ब्रिटेन के बीच में लिंक क्रिएट हुए, ठीक है, इसके लिए स्यूज कैनाल बनाया गया। तीसरा रीजन ये था कि ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग दी ब्रिटिश रूल। देखो ब्रिटिश रूल के टाइम पे हमारे जो वेल्थ थे, हमारी जो वेल्थ थी, यानी कि जो भी रिसोर्सेज थे, जो भी पैसा था, वो सारा का सारा ड्रेन होने लग गया, खत्म होने लग गया। क्यों? क्योंकि इंडिया अपने सारे रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट कर रहा था बाहर और फिनिश गुड्स ले रहा था। अब फिनिश गुड्स ले रहा है तो उसके लिए हमें पेमेंट करनी पड़ेगी, तो हमारे पास से सब कुछ जा रहा था, ठीक है। एक्सपोर्टर ऑफ प्राइमरी प्रोडक्ट्स एंड इंपोर्टर ऑफ फिनिश गुड थे, तो हमारे पास देयर वॉज ह्यूज एक्सपोर्ट सरप्लस ड्यू टू एक्सेस एक्सपोर्ट। क्योंकि हम इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट कर रहे थे तो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस था। देखो हमारे पास एक्सपोर्ट सरप्लस का क्या मतलब होता है कि क्योंकि हम लोग पहले ज़्यादा कुछ एक्सपोर्ट कर रहे थे, राइट, हमने ब्रिटिशर्स को रॉ मटेरियल सप्लाई करे, उससे हमको एक्सपोर्ट सरप्लस तो बहुत ज़्यादा कर रहे हैं हम लोग, मतलब बहुत सब कुछ बाहर बेच रहे हैं, बट वो एक्सपोर्ट सरप्लस ना हमारे लिए फ़ायदे का नहीं था, वो ड्रेन होने लगा। क्यों होने लगा? क्योंकि ब्रिटिशर्स उसको यूज़ करते थे कि जो भी उनका खर्चा हुआ एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज़ के लिए, सेटअप करने के लिए बिल्डिंग्स वगैरह, वो उसमें वो खर्चे के लिए हमारा जो भी था रिसोर्सेज वगैरह यूज़ करते थे। लड़ाइयाँ लड़ने के खर्च जो भी लड़ाई लड़ने में खर्चे हो रहे हैं वो यूज़ कर लिया। इनविजिबल आइटम्स को इंपोर्ट करने के लिए, इनविजिबल आइटम होते हैं सर्विसेज वगैरह, ठीक है, जो भी गुड्स नहीं होते, ट्रेड, देखो इनविजिबल आइटम होते हैं जो नॉन टेंजिबल होते हैं बेसिकली, तो वो सारे आइटम्स को इंपोर्ट करते थे, हमारे यहाँ से सर्विसेज ले ली। तो इस तरीके की चीज़ें की वजह से हमारा जो एक्सपोर्ट सरप्लस था वो भी ड्रेन होने लग गया। तो ये कुछ 3 रीजंस थे जिस वजह से हमारा जो फॉरेन ट्रेड था वो बिल्कुल कम हुए जा रहा था बाकी कंट्रीज़ के साथ। कि पहला रीज़न क्योंकि हम एक्सपोर्टर थे प्राइमरी प्रोडक्ट्स के एंड इंपोर्टर थे फिनिश गुड्स के। दूसरा रीज़न मोनोपोली कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिश रूल, एंड तीसरा रीज़न ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। डेमोग्राफिक कंडीशन, देखो डेमोग्राफिक कंडीशन आपको पता होना चाहिए कि डेमोग्राफिक हमारा यहाँ पे आपको पॉपुलेशन से रिलेटेड की बात कर रहे हैं कि इंडिया का ब्रिटिशर्स के टाइम पे पॉपुलेशन स्टेटस क्या था, यानी कि कितनी पॉपुलेशन थी, किस तरीके की पॉपुलेशन थी, ज़्यादा लोग बच्चे थे, बूढ़े थे, या क्या था, ठीक है, इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक डिविडेंड बोलते हैं वैसे। तो हम देखेंगे कि इंडिया का ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके की पॉपुलेशन थी। इंडिया हमेशा से स्टैग्नेंट और बैकवर्ड इंडियन इकोनॉमी था, ये हमें पता है। देखो अब इंडिया का जो पहला सेंसस हुआ, आपको पता है हर 10 साल में पॉपुलेशन सेंसस निकलता है। ऑफकोर्स 2021 का नहीं निकला बिकॉज ऑफ द कोरोना वायरस, बट फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस हमारा कब कंडक्ट हुआ था? 1881 में हुआ था, राइट। और 1881 से ही हर 10 साल में इंडिया का क्या होता है, पॉपुलेशन सेंसस कंडक्ट किया जाता है। अब 1921 को, ये ईयर आप याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट ईयर है। 1921 को ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड कहते हैं। ईयर ऑफ द ग्रेट डिवाइड इसलिए कहते हैं क्योंकि इस ही ईयर के बाद ऐसा होने लगा था कि इंडिया की जो बेसिकली जो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थी ना, वो सेकेंड स्टेज पे पहुंच गई। अब सेकेंड स्टेज क्या होती है? देखो हमारे डेमोग्राफिक ट्रांजिशन की 5 फेजेस होते हैं, 5 स्टेजेस होते हैं।
पहला स्टेज में ऐसा होता है कि जब डेथ रेट भी ज़्यादा हो और बर्थ रेट भी ज़्यादा हो, तो उस टाइम पे पॉपुलेशन का जो ग्रोथ होता है वो इतना ज़्यादा होता नहीं है, वो स्टैग्नेंट रहता है। बट सेकेंड स्टेज में ऐसा होने लग जाता है कि बर्थ रेट तो अभी भी ज़्यादा है बट डेथ रेट इतनी है नहीं, राइट। तो पॉपुलेशन का ग्रो, मतलब पॉपुलेशन काफ़ी तेज़ी से ग्रो करती है, पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हाई हो। तो वही हुआ था कि 1921 के बाद ना पॉपुलेशन एकदम हमारी ग्रो करने लग गई थी, ठीक है। तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहते हैं। पहले स्टैग्नेंट था और एकदम से ग्रो करना, तो इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड, हम इट इज़ नोन एज ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड। पहले हम फर्स्ट स्टेज में थे, बाद में हम सेकंड स्टेज पे आ गए, इसलिए इसको ईयर ऑफ ग्रेट डिवाइड कहेंगे। यहाँ पे इन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि पहले हाई रेट और हाई डेथ रेट, हाई बर्थ और हाई डेथ रेट थी, ठीक है। इस वजह से हमारी पॉपुलेशन रिमेन स्टेशनरी। बट बाद में धीरे धीरे क्या हुआ, डेथ रेट कम हो गई थी और बर्थ रेट ऑफकोर्स ज़्यादा थी, और हमारा जो पॉपुलेशन था, वो पॉपुलेशन का जो स्टेज था वो ग्रो करता गया, राइट। और उसके बाद कभी गिरी नहीं है। और अब आपको पता होगा कि इंडिया चाइना को भी क्रॉस करने वाला है पॉपुलेशन के टर्म्स में, राइट। अब ये कुछ पॉइंट्स है कि इंडिया की ब्रिटिशर्स के टाइम पे किस तरीके की डेमोग्राफिक कंडीशन थी, किस तरीके के लोग रहते थे। देखो, पहले ऐसा होता था कि बहुत ज़्यादा बर्थ रेट और बहुत ज़्यादा डेथ रेट होती थी। बर्थ रेट आपको पता होगा कि पूरे 1000, मतलब कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं पर 1000 एक साल के अंदर, ठीक है। और डेथ रेट हुआ कितने लोग मर रहे हैं पर 1000 इन अ ईयर, तो काफ़ी ज़्यादा हाई था। पहले 48 पर 1000 बर्थ रेट था और डेथ रेट था 40 पर 1000, यानी कि 1000 में से 40 लोग मर रहे थे। इस तरीके का डेथ रेट रहा था, तो ये काफ़ी ज़्यादा है। किसी भी कंट्री के लिए ये बिल्कुल भी अच्छा पॉइंट नहीं है। और यही कुछ डेमोग्राफिक कंडीशंस हमको बताएगा कि किस तरीके से, क्या रीजंस थे इंडिया का इतना ज़्यादा अंडर डेवलप होने का, क्योंकि ये चीज़ें ही किसी भी कंट्री को अंडर डेवलप बनाती है, डेवलप नहीं होने देती है। दूसरा रीजन था लो लिटरेसी रेट। वही कि लिटरेसी, आपको पता होगा क्या होता है लिटरेसी रेट, कि कितने लोग पढ़े लिखे हैं, ठीक है, टोटल पॉपुलेशन में से। तो इंडिया का लिटरेसी रेट बहुत कम था। ओवरऑल लिटरेसी रेट देखो 16% से कम था। बहुत ही डिस्गस्टिंग चीज़ है ये। इसी साथ में फीमेल लिटरेसी लेवल देखोगे तो वो तो एकदम ही 7% से भी कम था। तो ये किसी भी कंट्री की ग्रोथ के लिए अच्छी चीज़ नहीं है। तीसरा रीज़न था पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़। इंडिया के अंदर बिल्कुल भी अच्छी फैसिलिटीज़ नहीं थी, सैनिटेशन फैसिलिटीज़, पहले आपको पता है वॉशरूम्स वगैरह भी नहीं होते थे। तो ये सब चीज़ें ना होने की वजह से भी इंडिया इतना ज़्यादा ग्रो नहीं कर पा रहा था। वाटर एयरबोर्न डिसीज़ काफ़ी ज़्यादा होती थी, लोगों के पास अच्छे घर नहीं होते थे, पानी इकट्ठा हो गया, मलेरिया हो गया, डेंगू हो गया। तो ये सब बहुत ही गंदी फैसिलिटीज़ थी, इस वजह से भी इतना ज़्यादा हम ग्रो नहीं कर पाए। फोर्थ रीज़न हमारे पास आता है हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, देखो इन्फेंट मतलब बच्चा होता है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट का मतलब होता है कि कितने बच्चे 1 साल होने से पहले ही मर जाते हैं। मतलब पूरे 1000 लोगों में से कितने बच्चे ऐसे हैं जो 1 साल के भी पूरे नहीं होते, उससे पहले ही मर जाते हैं, उसको कहते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। और इंडिया में वो बहुत ज़्यादा था। पर 1000 में से 218 लोग थे जो मरते थे। और अब रिसेंट अगर डेटा देखें तो 32 पर 1000 आपको दे रखा है 2018 का, ठीक है। तो पहले तो बहुत ही ज़्यादा बच्चे मरते थे, ठीक है। ये भी एक रीज़न था ग्रो ना होने का। लो लाइफ एक्सपेक्टेंसी, देखो पहले हम लोग लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है कि कितने साल एक इंडिविजुअल की एक्सपेक्टेड लाइफ है कि वो जी सकता है, तो इंडिया में बहुत कम थी पहले 32 ईयर्स, और अब हमारी 69 पॉइंट समथिंग चल रही है। तो वही है कि पहले हम इतना लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी लोगों की ज़्यादा नहीं थी, बहुत ही कम एज में मर जाते थे। यही तो एज होती है जिसमें लोग काम करते हैं, राइट, और देश ग्रो करेगा, पैसा आएगा तो। बट यही एज पे लोग मर रहे थे, तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छी चीज़ नहीं थी। एंड द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट रीजन इज वाइड स्प्रेड पॉवर्टी उस टाइम पे इतनी ज़्यादा थी, लोगों बस गरीबी इतनी थी, रिसोर्सेज नहीं थे, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इतना गिरा हुआ था। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की अगर मैं बात करूँ तो बहुत ही ज़्यादा कम था, ठीक है। इस वजह से हम लोग कभी ग्रो नहीं कर पाए। तो ब्रिटिशर्स के टाइम पे हम ये कहेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन थी वो बिल्कुल वर्स्ट पॉपुलेशन थी, ठीक है। और इसलिए इस वजह से ही इन लोगों ने इतना फ़ायदा उठाने की कोशिश की, क्योंकि इलिटरेट लोग थे, बीमार थे, मतलब एक्सपेक्टेंसी भी नहीं थी, पॉवर्टी, गरीब, पैसा वैसा कुछ नहीं था, तो हम स्लेव्स की तरह काम करने को भी तैयार हो गए थे। तो यही कुछ रीजंस थे जिस वजह से इंडिया की पॉपुलेशन वर्स हो गई थी, ठीक है। सो दिस वॉज अबाउट इट। इसका बाकी का सेक्शन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे टेलीग्राम या व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। कोई भी आपको क्वेरीज आती है तो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक मिल जाएगी। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।